क्या करा जाए। करिए भाई, रिकॉर्डिंग शुरू करिए। आज मैंने ये टारगेट भी लिया था कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा के 40 मिनट्स के भीतर भीतर ही कंप्लीट कर लें, मगर कहाँ हो पाएगा सर, कहाँ हो पाएगा। चलो फिर भी हमारा काम है प्रयास करना, ठीक है। चलिए अब तो तो थोड़ा ही बचा है। बताइए। हाँ, अब तो बस 5 मिनट की बात है। प्लानिंग में क्यों जरूरत पड़ती है सर? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है? ओके, से फॉर एग्जांपल हमारी कोचिंग में सपोज करो सिर्फ एक ही क्लासरूम अवेलेबल है और आप चाहते हो क्लैट भी पढ़ा लें, उसमें आईआईटी की भी तैयारी करा लें जरा, है ना, थोड़ा सा हल्का बजट में नीट की भी तैयारी करा लें। अरे मजाक करते हो? है, आपका ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन आपके सोर्सेज उतने हैं ही नहीं। एक क्लासरूम में कैसे पढ़ाई हो जाएगी बताना जरा। तो कोऑर्डिनेशन वहां भी जरूरी है। अगर आपको कराना भी है तो ऐसे ध्यान दीजिए कि जब क्लैट वाले टीचर यहाँ पे हो तभी इन दोनों की क्लासेस ना हो, जब आईआईटी वाले टीचर यहाँ जाएं तो इन दोनों की क्लासेस ना हो, जब नीट वाले जाएं तो ये दोनों की क्लासेस ना हो, हाँ तब ना। सर। तो कोऑर्डिनेशन देखो इसमें जरूरी है, प्लानिंग के टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग की, भाई आपस में झगड़ा बगड़ा ना हो जाए इनका। फिर ऑर्गेनाइजिंग में जरूरत है क्या, कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डिविजन्स का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे। नहीं, अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया फिर तो कोई काम नहीं हो पाएगा। स्टाफिंग में क्या है, सही आदमी को सही काम पे रखने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। डायरेक्टिंग में क्या जरूरी है कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो आप डायरेक्शन कहां से दे दोगे बताओ। मालिक नौकर की बात नहीं मानता, नौकर मालिक की बात नहीं मानता, कहेगा डायरेक्शन फिर? आप उसको बोलोगे तुम पूरब जाओ, पश्चिम निकल गया, कहता मैं नहीं करता, क्या कर लोगे? टॉप लेवल की बात मिडिल लेवल नहीं मान रहा, मिडिल लेवल की बात सुपरवाइजरी नहीं मान रहा, सुपरवाइजरी की बात वर्कर नहीं मान रहे। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बताइए तो डायरेक्शन का कोई मतलब है? और फाइनली ये तुम्हारा क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट करना है किनके किनके बीच में, आपने सोचा क्या था और क्या एक्चुअल में हुआ। हुआ। समझ रहे हैं? तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या कहां जरूरी है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पीओएचडीसी पांचों में कोऑर्डिनेशन चाहिए। पॉइंट नंबर 1। इसके अंदर का डिटेल नहीं भी लिखोगे चलेगा, आपको ऊपर का पॉइंट लिखना है कि कोऑर्डिनेशन पीओआईटी लेवल पे चाहिए। कैसे कैसे चाहिए लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, मगर आपको ये लिखना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पांचों लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहां कहां पड़ती है सर? तीनों लेवल पे पड़ती है। किस किस लेवल पे? टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे। तो अगर मैं आपको इसको ये बताऊं कि कोऑर्डिनेशन का रीजन, रीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो आप क्या लिखेंगे बताइए जरा। रीजन ऑफ क्या लिखेगा? रीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आप लिखोगे इसमें 2 पॉइंट बनाएंगे। क्या क्या पॉइंट बनाएंगे? एट ऑल फंक्शंस, इन ऑल फंक्शंस, इन ऑल प्लानिंग, फंक्शंस, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। POSD, है ना। और फिर क्या बोलोगे? एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडिल और लोअर। सुपरवाइजरी। कल उम्मीद मिलेगा सर। समझ गए? यस सर। हेलो। चलिए, और ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो कुछ खास नहीं है। कॉपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंस है सर, भयंकर इंपॉर्टेंस है। तो अगलों ने क्या बोल दिया? ग्रोथ इन साइज। ये तो कोई खास बात नहीं है कि एक बिजनेस में कितने सारे लोग होते हैं। बड़े बिजनेस में जाओगे ना भाई, अगर आप बेंगलुरु में, जैसे आप सीए बने और आप बेंगलुरु में किसी कंपनी में जॉब करने गए, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, किसी में जॉब करने गए, आप देखोगे आपके बगल में एक साउथ इंडियन बैठा है, मद्रासी, एक तमिलियन, मतलब जो भी है, एक केरला का, एक कहीं आपके क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का, कोई बिहार का, कोई बंगाल का, कोई कोई इंग्लैंड का बैठा है, कोई अमेरिका का बैठा है, कितने सारे लोग बैठे हैं। तो आप एक बात बताइए, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, ये देखो इसमें 5 लोग काम करते हैं, और एक ये बिजनेस है इसमें 5,000 लोग काम करते हैं। बताइए कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा कहाँ है? सर 5,000 वाले में। जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। बात समझे? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन।
इसका मतलब होता है कि ये कोई भी जब क्या कहते हैं, जब कोई भी डिपार्टमेंट जब कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो वहां पे कई सारे अलग अलग काम होते हैं। जैसे छोटा ही ले लो, अपना कोचिंग का एग्जांपल ले लो, इसमें कई सारे काम है। अकाउंट्स पढ़ाना, बीएसटी पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, है ना, मैथ पढ़ाना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जब अच्छा मकसद सबका है टीसीजी को बढ़ाना, लेकिन अगर सब में अलग अलग टीचर हैं तो चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बताइए? लड़ाई होने का चांस। आपस में लड़ाई के, बच्चों में नहीं, टीचर में। हाँ सर। जानते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो अलग अलग मैनेजर में आपस में ये हो जाता है झगड़ा। उस मैनेजर को प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसको उसको सैलरी इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसको अमेरिका भेज दिया गया, मुझे नहीं भेजा गया। वो तो है ना, उसको बोनस मिल गया, वो तो बॉस के पीछे ही लगा रहता है ना, बॉस उसको ज्यादा फेवर कर भाई सब कुछ। फिर देखो क्या रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सब में झगड़ा। जैसे देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, फाइनेंस और एचआर में देखो झगड़ा कैसे होगा। एचआर बोलेगा आईआईएम अहमदाबाद से हमको बंदा उठाना है। कहाँ से उठाना है? आईआईएम अहमदाबाद से। वहां से हमको एमबीए मैनेजर लेना है। फाइनेंस वाला बोलता है इतना पैसा ही नहीं है, कहाँ से ले लोगे? आईआईएम अहमदाबाद वाला कम से कम भी मांगेगा तो 18 लाख रुपया पर एनम मांगेगा। 1.5 लाख रुपया महीना चाहिए उसको, 1.5 लाख रुपया पर मंथ चाहिए उसको। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर मंथ मांग रहा है। फाइनेंस वाला बोलता है मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। समझ रहे हैं? सेल्स वाला रिक्वायरमेंट कर रहा है, सर मेरे को आप जल्दी से एक एमबीए दो बढ़िया वाला, ताकि हमारा माल बिके। किसको रिक्वेस्ट कर दिया? एचआर को। एचआर वाला भी इंटरव्यू लेकर के तैयार है, फाइनेंस वाले ने पैसा देने से मना कर दिया। बताओ क्या होगा? इसी बीच प्रोडक्शन वाले ने भर भर के माल बना दिया, क्या सोच के कि हमारा नया मैनेजर आएगा जो बेच देगा, कि जल्दी ही एक नया मैनेजर आएगा और सारा माल बेच लेगा, कंपनी देख लो बर्बाद है तुम्हारे सामने। अब फाइनेंस वाला बोलता है सेल्स को पैसा दो तब ना मैनेजर को देंगे। हाँ सर। सेल्स वाला कहता है माल बिकेगा तब ना। प्रोडक्शन वाला कहता है हमने तो बना दिया, तुम बेचो। एचआर वाला कहता है हम लाने के लिए तैयार है, पैसा दो। क्या चल रहा है यार बिजनेस में? सबका झगड़ा एक दूसरे से, बिजनेस बर्बाद। समझ रहे हैं? तो अलग अलग फंक्शंस जब मैनेजर के होते हैं ना अलग, तो उनमें कन्फ्लिक्ट होने की बहुत संभावना है। सब लोग चाह रहे हैं बिजनेस की तरक्की, लेकिन बिजनेस की तरक्की से ज्यादा लोग चाहते हैं अपनी तरक्की। एक बात बताओ, सेल्स मैनेजर क्या चाहेगा? मेरा प्रमोशन हो या पहले बिजनेस का प्रमोशन हो? पहले उसका प्रमोशन। है ना? सुनने में आप बोलोगे नहीं सर सब लोग बिजनेस के लिए सोचते हैं, हकीकत की बात है सब लोग अपने लिए सोचते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन ना हो ना तो फिर पूरा बिजनेस बर्बाद। समझ गए बात को? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन। आपने चौकी देखा है घर में, चौकी या पलंग? उसका जो बैलेंस उसमें कितने पैर होते हैं? 4 पैर। पलंग में 6। अब तुमको ये दिक्कत दे रहा है, ये पलंग में तुमको दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? कि ना ये थोड़ा ऊंचा करना है इसको। कैसे ऊंचा करना है? पलंग चौकी ऐसा होता है क्या? जो भी है, समझ रहे हो ना? नहीं, क्या हो रहा है समझ लो ना, ये एक बेड है, पलंग है, चौकी है। 3 पैर का नहीं होता। अब हमको इसको क्या करना है? ऊंचा करना है, ऊंचा करना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? ध्यान, जब तुम ईंट लगाओगे तो चारों पैर के नीचे इक्वल हाइट का ईंट लगाओगे या किसी में कम किसी में ज्यादा लगा के काम चल जाएगा? चारों में इक्वल लगाना पड़ेगा। एक काम करो, एक के नीचे ईंट लगा दो, एक के नीचे अखबार लगा दो, एक के नीचे लकड़ी का फट्टा एक लगा दो, एक को ऐसे ही छोड़ दो। बताइए क्या हालत होगी उस पलंग की, उस चौकी की या उस मेज की? क्या हालत होगी उस टेबल की? समझ रहे हैं बात को? वही हालत हो जाती है उस कंपनी की जिसके सारी चीजों में आपस में कोऑर्डिनेशन मतलब होता है दूसरे से पूछ के काम करो ना भाई। भाई तुमने क्या किया? अच्छा हमने ईंट लगाया, चलो हम भी ईंट लगाते हैं। बात समझ में आई?
और एक बात यहाँ पे कह रहा है स्पेशलाइजेशन। आज का जमाना हो गया है स्पेशलाइजेशन का। पहले लोग क्या करते थे, बनाते भी खुद ही थे, बेचते भी खुद ही थे, दुकान भी खुद ही संभाल लेते थे। अब क्या हो गया है, सब लोग सबका सब लोग अलग अलग स्मार्ट लोग हैं, मैनेजर लोग हैं। और स्मार्ट और पढ़े लिखे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ये बताओ, ज्यादा ज्ञानी लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? फिर वो कुछ करेंगे तो एक ही चीज। वो सिर्फ अपने अपने आप को सही समझते हैं, दूसरों से बात ही नहीं करते, सुनते ही नहीं दूसरे की बात। वो समझते हैं हम ही काबिल आदमी हैं। जो दुनिया का ज्ञान है वो किसके पास है? मेरे पास। मेरे ही पास है। सुनते ही नहीं किसी से, एडवाइस नहीं लेते, बात ही नहीं करते, एडवाइस मानते भी नहीं। बताओ ऐसे में बिजनेस चल पाए? नहीं अगर सर। इनमें कोऑर्डिनेशन के लिए, जानते हो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, ये सारे नीचे वाले मैनेजर्स की मीटिंग रखवाते हैं। सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स की मीटिंग होती है, उसको कौन गाइड करता है? टॉप लेवल। फिर मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, सारे लोअर लेवल मैनेजर्स की मीटिंग करवाते हैं। आपको मालूम है जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो कंपनी की तरफ से आपको छुट्टी में कहीं कहीं ले जाएंगे, जैसे गोवा ले गए, जैसे मान लो तिरुपति ले गए, पता नहीं कहीं कहीं भी तो ले जाएंगे। और हाँ किसको? सर, आपको पार्टी अकेले? वगैरह भी होता है। आप पूरी टीम को ले जाएंगे। आपकी पूरी टीम को क्यों ले जाया जा रहा है? क्योंकि ऑफिस में तो लड़ते रहते हैं सब एक दूसरे से। वहां जाए, कम से कम घुले मिले, एक दूसरे को समझे, ताकि ऑफिस में आकर के ऑफिस का माहौल अच्छा हो। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ देखिए अगलों ने क्या बोला है कि आजकल के समय में सब लोग एक काम में माहिर हो जाते हैं। जैसे चार्टर्ड है वो फिनेंस में माहिर है, इंजीनियर है वो प्रोडक्शन में माहिर है, जो अपना काम जिसको जो करना है वो उसमें माहिर है। और स्पेशलिस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो लोग सोचते हैं हम तो बहुत काबिल हैं, हम लोग तो परफेक्ट हैं, हम लोग तो सब बातों को समझते हैं। और इस वजह से क्या है, वो लोग दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग और लिसनिंग टू फ्रॉम अदर्स। समझ रहे हो? गांव में जितने लोग रहते हैं सबको एक दूसरे की जानकारी होती है, एक दूसरे की छोड़ो, एक दूसरे के परिवार में क्या चल रहा है, किसका नाती पोता बेटा कहाँ है नहीं है, सब जानकारी है। क्यों? सब एक दूसरे से दुआ सलाम। लेकिन हाँ सर। शहरों में देखते हो जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, मेरे सामने वाले फ्लैट में कौन रह रहा है 5 साल से हमको नहीं पता, किसी मिलना जुलना ही नहीं है, किसी बातचीत ही नहीं है। तो ऐसे चीज को कैसे ठीक किया जाए? लोग करते हैं सोसाइटी में दिवाली का एक ये बनाते हैं, पूरी कॉलोनी वाले मिलके, ताकि कम से कम एक दूसरे से लोग थोड़े तो घुले मिले। 5 साल बाद तुमको होली पता लगा मिलन कि तुम्हारे समारोह सामने सर। वाले, है ना, होली का समारोह, दिवाली का समारोह, तो अब तुमको पता लगा अबे 5 साल से जिसके सामने हम रह रहे थे, मेरा फ्लैट के सामने वाला, वो तो मेरे गांव का निकला है। 5 साल से तुमको मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? कभी उससे बात ही नहीं की, कोऑर्डिनेट ही नहीं की किसी चीज को लेकर। समझ गए बात को? तो कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाता है। क्यों? यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोगों में ईगो बहुत होता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? नहीं सर। है ना? बस तो आपका चैप्टर खत्म। मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। कुछ बात नहीं है भाई, आज के डेट में दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज का मतलब जानते हो क्या होता है? पूरी दुनिया एक मार्केट बन चुकी है जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कोई। इसका सबसे बड़ा चीज मैं आपको बताऊं, एग्जांपल, ग्लोबल कोविड विलेज बनने 19। के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर सब लोगों का एक दूसरे देश में जाना आना नहीं होता तो बताओ, वुहान में कोविड फैला था, चाइना तक में फैल के खत्म हो जाता। पूरी दुनिया में क्यों फैल गया बताना जरा। सर कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या बोलोगे? एक्चुअली क्या है, पूरी दुनिया के लोगों का आज के डेट में एक दूसरे के आना जाना है। सर तो नहीं, वही कोऑर्डिनेशन चाइना ही से हुआ था। क्या कोऑर्डिनेशन, क्या संबंध है? ग्लोबल विलेज का यही मतलब होता है, सबका एक दूसरे से आना जाना, आना जाना। चाइना का माल पूरी दुनिया में जा रहा है, लोग चाइना जा रहे हैं, चाइना से लोग जा रहे हैं बाहर। डेली इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जा रही है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका फायदा क्या था? सब जगह का माल एक दूसरे तक पहुंचता था। बताओ इसका नुकसान क्या हो गया? एक जगह बीमारी फैली, एक एक छोटे से शहर में बीमारी फैली, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। जानते हो कोरोना कहां कहां नहीं फैला? जापान। जापान नहीं,
अफ्रीका के उन देशों में कोरोना का एक भी केस नहीं गया जो एकदम गरीब देश थे, वहां कोरोना गया ही नहीं। क्यों नहीं गया होगा सोचो। सर क्योंकि वहां से कोई आता ही जाता नहीं होगा सर, गरीब होगा तो फ्लाइट कोई से आता कहाँ ही से जाता आएगा नहीं जाएगा। है, कोई फ्लाइट का सीन ही नहीं है वहां, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट गया ही नहीं आज तक, कोई नहीं। वहां जैसे मान लो एकदम अफ्रीका के कोई ऐसा कुछ जगह ले लो जहां से ना तो कोई अमेरिका कभी गया, ना अमेरिका से कोई वहां गया, जहां से ना कभी कोई चाइना गया, ना कभी कोई इंटरनेशनल होता ही नहीं कुछ उधर भी। वहां कोरोना पहुंचा ही नहीं, कोरोना उड़ के थोड़ी चला जाएगा वहां पे। सर नेशनल है ना। नेशनल क्या क्या सर मतलब इंडिया अपने में, नेशनल में घूमे हैं? नहीं सर, वहाँ अफ्रीका के बाद। नहीं नहीं, इंडिया में भी जैसे देखो, इंडिया में कोरोना खुद से तो पैदा नहीं हुआ, चाइना से जरूर कोई ना कोई आदमी इंडिया आया होगा लेकर के उसको, या फिर हाँ हो सर। सकता है चाइना से कोई आदमी यूएस गया होगा, यूएस से वो आदमी इंडिया लेके आया होगा, या हो सकता है चाइना से वो आदमी कहाँ गया होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से वो आदमी गया होगा जापान, जापान में ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां किसी को फैला दिया, वहां से उसने जापान गया, वहां फैला दिया, वहां से इंडिया में आ गया, इंडिया फैला दिया। यही सब ना, यही 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 ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, यही करते करते ना यहाँ इंडिया में भी फैल गया। हाँ सर। समझ गए बात को। तो ये है आज का। अच्छा, ये तो हो गई बुरी बात, ये तो हमने बुरी बात सीखी। अच्छी बात भी है, अच्छी बात ये है कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज है और हर जगह के लोग एक दूसरे जगह काम कर रहे हैं, और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जितने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल सोच के साथ काम करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में छाना है हमें, है ना। टेकअप इमर्जिंग चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आएगा उसका सामना करेंगे। और ग्लोबल इकोनॉमी, आज आपको मालूम है यूएस इलेक्शन हो रहा है, उस पर पूरे इंडिया की भी निगाह टिकी हुई है। हाँ सर। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो जितनी आईटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स गिर जाएंगे। ये मैंने 11th क्लास में डिस्कस किया था। जैसे टीसीएस, जैसे इंफोसिस, सर क्यों गिर जाएगा। जैसे विप्रो, ये एक अलग डिस्कशन चलता है एक्चुअली। इन ये कंपनीज क्या करती हैं ना, इंडिया से ले जाती हैं, यूएस में भी काम इनको करना होता है ना, तो इंडिया से ले जाती हैं लोगों को, क्योंकि इंडिया के लोगों को 1.5 गुना 2 गुना भी सैलरी दे दोगे ना, तो अमेरिका के लोगों को हायर करने से सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अमेरिका का आदमी बोलता है हमको $3000 चाहिए पर मंथ, मान लो यूएस का जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कहता है मेरे को $3000 चाहिए। इंडिया, अच्छा $3000 को आप 70 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 2,10,000। 72-73 नहीं, हमने 70 से ही मल्टीप्लाई किया, तब भी 2 लाख से ऊपर बन गया। दो सपोज करो दस इंडिया सर। में एक आदमी 50,000 में काम, इंडिया में एक आदमी 50 में काम कर रहा है, आपने उसको क्या लालच दिया, तू यूएस आ जा, हम तेरे को 1 लाख रुपया देंगे। हम तेरे को कितना तुरंत देंगे? निकल 1 लाख जाएगा। रुपया। तुरंत, अभी तक बोल रहा था मेरा भारत मान, मेरा भारत मान, कहता है छोड़ ना भाई, बाद में देखेंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद। तुरंत उड़ते उड़ते वो पहुंचेगा यूएस। क्यों? उसको डबल सैलरी मिल रही है। तो आप इंडिया वाले को डबल सैलरी भी दोगे ना, तब भी आपको बोलो सस्ता पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ सर। कैसे सस्ता पड़ा? वहां अगर यूएस वाले को रखते तो 2 लाख देना पड़ता, इंडिया हाँ वाले को यार, एक डबल लाख सैलरी नहीं। दे रहे हैं, डबल सैलरी दे रहे हैं, तब भी मेरे को 1 लाख रुपया बच गया। तो जितनी कंपनीज, इंडियन कंपनीज कहाँ काम करती थी यूएस वगैरह में, वो क्या करती थी, स्टाफ कहाँ से ले जाती थी? इंडिया से। इस वजह से नुकसान किनको होने लगा? जो यूएस में जो वहां के लोग थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको नुकसान होने लगा। उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, कहता है ये क्या तरीका है भाई, आप हमारे देश में काम करते हो, हमारे देश से पैसा कमाते हो, लेकिन लोग अपने देश के लाके रखते हो, हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, एक H1B वीजा करके होता है, शायद यही नाम है, H1B वीजा। अलग अलग तरह के वीजा होते हैं, स्टूडेंट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, है ना, टूरिस्ट वीजा, इलाज वाला वीजा, सब पता नहीं अलग अलग वीजा होते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट वीजा में एक होता है H1B वीजा। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बोला कि अगर हम आ जाते हैं तो H1B वीजा को हम टफ बना देंगे। तो बताओ टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह को क्या करना पड़ेगा? वहां के लोकल लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, लोकल लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, तो पहले जो काम 1 लाख में हो रहा था वो काम 2 लाख। नतीजा क्या निकलेगा? उनका प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घटेगा तो इंडिया में उनके शेयर प्राइस घट जाएंगे। आप देख रहे हो कैसे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। यस सर।
वहां डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनाव जीत गया, यहाँ रतन टाटा की तबीयत खराब हो जानी है। हाँ, रतन टाटा है टीसीएस के मालिक। इन्फोसिस के हाँ मालिक सर। कौन है बताइए? नारायण मूर्ति। विप्रो के मालिक कौन है? अजीम प्रेम जी। इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आज का मैनेजमेंट सिर्फ एक जगह को देख करके नहीं किया जाता। 21वीं सदी में मैनेजमेंट पूरी दुनिया को देख के किया जाता है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कब कहां से हमला हुआ और आपकी कंपनी बर्बाद हो गई। चलिए, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपने देखा एक बार। इसका जो पीडीएफ है वो आपको भेज देंगे हम, और आप एक बार इसको अच्छे से खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलिए मिलते हैं कल। आप लोग फिर भी डटे हुए हैं, कमाल की बात है, कमाल की बात। हैट्स ऑफ। ठीक है, थैंक यू। चलो मिलते हैं कल। थैंक यू और सर। आज वाला जो अकाउंट्स की जितनी चीज है ना, उसको बढ़िया से रिवाइज अभी के अभी कर लेना भाई, लेट मत करना उसमें। ठीक है, हाँ सर, कर लेंगे। चलो, बाय बाय। बाय, गुड नाइट सर।